हेलो यूट्यूब टीम, मैं आपको बताना चाहती हूँ यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक है। वास्तविक जीवित या मृत व्यक्ति हो या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति के प्रति कोई अपराध करने का इरादा नहीं है। हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है बेजुबान रिश्ता। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। हरियाणा, सोनीपत। एक गांव में एक लड़की वॉशरूम में खड़ी थी और उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसके हाथों में प्रेगनेंसी किट थी जिस पर पॉजिटिव का साइन था, जिसका साफ मतलब था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। तकरीबन 20 साल की वो लड़की उस किट को देखते हुए रोए जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, ये सोचकर कि उसके प्यार की निशानी उसके पेट में पल रही है। उसने अब अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आपको ये बताना होगा तन्मय, जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आप ज़रूर खुश होंगे। ये बोलते हुए अब वो थोड़ा सा और ज़्यादा मुस्कुराई। उसने अपनी आंखों के आंसू साफ किए और तुरंत साइड में रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और उससे एक नंबर डायल किया। वहीं सोनीपत के एक दूसरे इलाके में एक लड़का अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठा था और उसके साथ ही उसके कुछ दोस्त खड़े थे। वो लड़का हद से ज़्यादा खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिली हो, जिसका सेलिब्रेशन वो अपने दोस्तों के साथ कर रहा है। क्योंकि सबके हाथों में बियर की बोतल थी, तभी उस लड़की का फ़ोन बजा। एक लड़का वहीं जो पास में खड़ा था वो तुरंत बोला, देख ले तन्मय, कहीं तेरे उस ढप्पन का ना फ़ोन हो, कहीं वो भी वो भी तो तेरे से पार्टी मांगती हो। तन्मय हंसा और बोला, अरे नहीं यार, इब्बे इब्बे तो मनी उससे कुछ कही कही कोनी। उन्हें तो बेरा भी ना कि मैं कल ऑस्ट्रेलिया जान लाग गया हूँ। देखिए, जब उन्हें मेरा पाटेगा तो कुकुर खुश होगी वो। उसकी बात सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगे और फिर तन्मय ने जल्दी से उन्हें चुप होने का इशारा किया और फ़ोन उठाया। सामने से एक प्यारी सी आवाज़ आई, तन्मय, मुझे आपसे मिलना है। तन्मय तुरंत बोला, मिलना तो मैं भी तन्ने चाहूँ, पर इब्बे तो बहुत रात हो गई। सामने से वो लड़की कशक बोली, प्लीज़ तन्मय, मुझसे एक बार मिल लीजिए ना, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तन्मय कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा चल ठीक है, तो तू न्यू कर, जल्दी से अपने घर के पीछे वाली गली में आ जा, मैं तेरा वहीं इंतजार करूँ हूँ। ये बोलकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सामने से कसक अब अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। 20 साल की कसक, खूबसूरत सा चेहरा, नैन नक्श थोड़े तीखे और होंठ हल्के हल्के उभरे हुए लेकिन एकदम गुलाबी। गले में पहनी हुई एक गोल्ड की चैन जिस पर एक पैंडेंट भी लगा हुआ था और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसमें अंदर किसी की तस्वीर होगी। कानों में छोटे छोटे झुमके पहने हुए थे और सूट सलवार में कशक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर वॉशरूम से बाहर आई, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसकी सांसें जैसे एकदम से सूख गई। सामने उसकी भाभी रंजना खड़ी थी। कसक ने तुरंत अपने हाथ की मुट्ठी दबा ली। उसने उस प्रेगनेंसी किट को अभी भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसे डर लग रहा था कहीं उसकी भाभी उस किट को देख ना ले। तभी रंजना आगे की तरफ आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें वॉशरूम में? कसक हड़बड़ा कर बोली, वो वो मैं। रंजना उसकी बात पूरी होने से पहले बोली, जरा अपना हाथ आगे करना। कसक हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, क्यों? क्यों भाभी? रंजना तुरंत बोली, जितना कहा है उतना कर। कसक जल्दी से बोली, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ भाभी, अभी मुझे थोड़ा सा काम है। ये बोलते हुए उसकी सांसें बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वो तुरंत वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से रंजना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अगली ही पल उसकी मुट्ठी को खोल दिया। कसक एकदम से कांप उठी। रंजना ने उसके हाथों में दबी हुई उस प्रेगनेंसी किट को देखा तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे अपने हाथ में उठाया और उसे देखते हुए बोली, पॉजिटिव? मतलब तू प्रेग्नेंट है?
ये बोलते हुए अब वो कसक को देखने लगी थी। कसक ने अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ था। अगले ही पल रंजना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और कसक सीधा जमीन पर जाकर गिरी। उसकी दर्द से चीख निकल गई थी। उसकी चीख सुनकर बाहर से उसकी बहन कसूरी वहां पर आई और कसक को यूं नीचे जमीन पर गिरा हुआ देखकर वो भी जोरों से चिल्लाई। उसका चिल्लाना सुनकर अब घर के बाकी सब लोग भी तुरंत भागते हुए वहां पर आए। कसक को यूं नीचे जमीन पर गिरा हुआ देखकर सब हैरान थे और ऊपर से उसकी आंखों से बहते हुए आंसू तो सबकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ अब सबकी नजरें रंजना की तरफ भी जा रही थी, जो गुस्से से कसक को देख रही थी। कुछ देर बाद कसक सर झुकाए सबके सामने खड़ी थी और उसके ताऊ जी, जिनका नाम गोवर्धन महला था, वो अब आगे की तरफ आए और कसक की तरफ देखते हुए बोले, सोचा नहीं था तू हमारा मुंह इस तरह से काला करेगी, पर एक मौका देता हूँ मैं तुझे। बेशक से तेरे माँ बाप आज जिंदा नहीं है, लेकिन मैंने कभी अपनी बेटी और तुझ में फर्क नहीं किया, इसलिए तेरी खुशियों के बारे में सोचते हुए तुझे मौका दे रहा हूँ अपनी इस गलती को सुधारने का। या तो चुपचाप दवाई ले और कल ही हमारी पसंद के लड़के से शादी कर, और या फिर इस बच्चे के बाप को हमारे सामने लेकर आ और आज की रात ही हम तुम्हारी और उस लड़के की शादी करवाएंगे। कसक ने हैरानी से गोवर्धन जी की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़कर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी। मैं अभी तन्मय को यहाँ पर लेकर आती हूँ। वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही गोवर्धन जी ने अपना हाथ दिखाकर उसे चुप कर दिया और बोले, जुबान को जरा लगाम दे छोरी, तेरा ताऊ हूँ मैं, तेरा कोई दोस्त या सहेली नहीं जिससे तू ये घटिया बातें करेगी। 1 घंटा है तेरे पास, 1 घंटे के अंदर अंदर हमें वो लड़का इस हवेली में चाहिए। जा और लेकर आओ उसे। उसकी बात सुनकर कसक ने अपने हाथ उनके सामने जोड़ दिए और तुरंत वहां से भागकर बाहर की तरफ चली गई। सब लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। सबके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन कसूरी के चेहरे पर कसक के लिए परेशानी साफ झलक रही थी। वो मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि तन्मय कसक के साथ हवेली में आ जाए और ताऊ जी उन दोनों की शादी कर दें। तकरीबन 15 मिनट बाद कसक गली के एक किनारे पर खड़ी थी और बेसब्री से इधर उधर देखे जा रही थी। उसे तन्मय का इंतजार था। तभी तन्मय की गाड़ी वहां पर आकर रुकी और वो ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर कसक के पास आया। कसक ने राहत की सांस लेते हुए उसकी तरफ देखा। तन्मय उसके पास आया और उसके हाथ पकड़कर बोला, तुझे पता है, मिलना तो मैं भी तुझसे चाहता था। मुझे तुझे एक बहुत बढ़िया खबर देनी है। कसक तुरंत बोली, वो सब ठीक है, लेकिन तन्मय प्लीज आप पहले मेरी बात सुनिए। तन्मय जल्दी से बोला, नहीं, पहले तू मेरी बात सुन। तुझे पता है आज मेरा वीजा आ गया और मेरी टिकट परसों की है। मैं परसों ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ से एरोप्लेन का इशारा किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तो सोच कितना मजा आएगा ना, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा और मेरी पूरी जिंदगी सेट। उसकी बात सुनते हुए कसक बस हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तन्मय जल्दी से बोला, बस 2-3 महीनों में ही मैं वहां पर शादी कर लूंगा। आखिर मुझे वहां पर परमानेंट भी तो होना है ना, कब तक मैं जॉब करता रहूंगा। बस एक बार कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए वहां पर, जिसके साथ शादी करने के बाद मैं वहां पर अपना ही कोई बिजनेस कर लूं, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। उसकी इस बात ने तो जैसे कसक का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। तन्मय हंसते हुए बोला, तू फिक्र मत करना, अगर तू शादी करेगी तो मैं तेरी शादी में ज़रूर आऊँगा, और अगर नहीं भी आया ना तो तेरे लिए कुछ तोहफा ज़रूर भेजूंगा। आखिर तूने भी तो इतनी मदद की है मेरी। अगर तू मुझे वो पैसे नहीं देती तो मैं कभी वीज़ा के लिए अप्लाई कर ही नहीं पाता। कसक की आंखों से आंसू बह निकले। तन्मय आगे कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसके घर से आ रहा था। तन्मय ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और बोला, हाँ हाँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर कसर की तरफ देखते हुए बोला, ए पागल लड़की, रो मत, तुझे वहां जाकर फ़ोन करूंगा, मैं भूल नहीं जाऊंगा तुझे जो ऐसे पागलों की तरह रो रही है। ये बोलकर उसने कसक का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और फिर उसके माथे को हल्का सा चूम लिया। कसक वहीं पर खड़ी रह गई
और तन्मय अब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और देखते ही देखते उसकी गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। कसक ने अपने हाथों की तरफ देखा जहां पर अभी भी उसके हाथ में वो प्रेगनेंसी किट थी जो उसने पूरी तरह से अपने हाथ में दबाई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे और अब वो घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिर गई। वो रोते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते तन्मय, आप मुझे छोड़कर। ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला छाने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और वो यूं ही जमीन पर नीचे की तरफ लौट गई और पूरी तरह से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद कसक ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखने लगी। इस वक्त वो अपने कमरे में थी और उसके सामने ही उसके ताऊ जी, रंजना भाभी और अंकित भाई खड़ा था। अंकित उसे देखकर गुस्से से कांप रहा था। कसक अपनी जगह पर उठकर बैठी और अगले ही पल उसे तन्मय की कही हुई बातें याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी कसक कसक की ताई जी ने रंजना को इशारा किया तो रंजना जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गई और उसने अपना हाथ कसक के आगे बढ़ाया। उसमें कुछ दवाइयां रखी थी। रंजना तुरंत बोली, चल खा इसे। कसक ने हैरानी से रंजना की तरफ देखा। उसे खुद की तरफ देखते हुए देख रंजना एक बार फिर से बोली, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है मुझे, जल्दी से खा इसे। कसक ने अपने कांपते हुए हाथों से वो दवाइयां ली और उन्हें अपने चेहरे के पास लेकर आई। रंजना ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। कसक ने अब एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर थोड़ा घबराते हुए बोली, वो मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी ताई जी बेहद गुस्से में बोली, पहले दवाई ले, उसके बाद जहाँ जाना हो बेशक से जाना, मेरी बला से मर जाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर पहले दवाई ले। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि गोवर्धन जी ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें भी चुप कराया और फिर कसक की तरफ देखते हुए बोले, जा जल्दी से आ। कसक ने अपना सूखता हुआ गला तर किया और फिर अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर वो वॉशरूम के अंदर आई और अंदर आते ही उसने जल्दी से अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम रहे थे जब जब उसने तन्मय के साथ वो प्यार भरे पल बिताए थे। तन्मय जो उसे हमेशा कहा करता था कि जल्द ही उससे शादी करेगा, अपने घर वालों को उनकी हवेली में रिश्ते के लिए भेजेगा, और कसक ने उसकी उन सारी बातों पर यकीन किया था। लेकिन अब उसका भरोसा और वो दोनों ही पूरी तरह से टूट चुके थे। उसने अपने हाथ में दबी हुई उन दवाइयों को देखा और उन्हें टॉयलेट में डाल दिया। अब उसकी नजरें सामने खिड़की पर गई। अपने आंसू साफ कर वो खिड़की के पास आई और अगले ही पल खिड़की से कूदकर बाहर की तरफ आ गई। बाहर एकदम अंधेरा था, दूर दूर तक रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। कसक ने पलटकर अपने घर की तरफ देखा जहाँ कुछ लाइट जल रही थी। वो रोते हुए बोली, बेशक से कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसे नहीं मार सकती। ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और फिर यूं ही कुछ पल अपने घर को देखती रही और फिर जल्दी से वहाँ से भाग गई। वहीं दूसरी तरफ जब कसक काफ़ी देर वॉशरूम से बाहर नहीं आई तो रंजना ने जल्दी से दरवाज़ा बजाया। अंदर से जब कसक ने कोई जवाब नहीं दिया तो रंजना अंकित की तरफ देखते हुए बोली, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। अंदर से जवाब भी नहीं दे रही है ये लड़की। अंकित गुस्से से बोला, तो दरवाज़ा तोड़ दे, एक बार मेरे हवाले करो इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे कि इसने जो किया है ना, मेरा मन कर रहा है मैं इसकी जान ले लूँ। उसकी बात सुनते हुए ही रंजना ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया था। जैसे ही उसकी नज़र अंदर खाली वॉशरूम पर गई, उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो चिल्लाते हुए बोली, भाग गई तुम्हारी बहन, बैठे रहो अब तुम यहाँ पर अपना गुस्सा लेकर। इसकी बात सुनकर अंकित की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बाहर की तरफ भागा और भागते हुए ही उसने अपने सारे आदमियों को इकट्ठा कर लिया था जो बाहर ही खड़े थे। एक एक कर वो सारे लोग गाड़ियों में बैठे और तुरंत वो सारी गाड़ियां हवेली से बाहर निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एक ब्लैक कलर की रेंज रोवर गाड़ी में पीछे वाली सीट पर एक शख्स बैठा था जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। ब्लैक कलर के कपड़ों में वो शख्स बहुत ही ज़्यादा कातिलाना लुक दे रहा था और ऊपर से उसका वो गुस्सा तो जैसे और भी ज़्यादा कहर ढा रहा था।
तभी आगे पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ एक शख्स उसकी तरफ देख कर बोला, आप फिक्र मत कीजिए बॉस, वो साला हमसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। अगर वो यहाँ से भाग भी गया तो क्या हुआ, वो जहाँ जाएगा उसकी गर्दन वहीं पर दबोच ली जाएगी। वो शख्स बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, प्राइवेट जेट रेडी है ना? आगे वाला आदमी तुरंत बोला, जी बॉस, बस 25 से 30 मिनट में हम लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। वहां आपका प्राइवेट जेट रेडी है और उसके बाद सीधा मुंबई। उसकी बात सुनकर पीछे बैठे उस शख्स ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और एक बार फिर से अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा। अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी क्योंकि सामने एक लड़की की पिक्चर लगी हुई थी जो तकरीबन 20 साल की लग रही थी और देखने में वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। वहीं दूसरी तरफ कसक तेजी से भागे जा रही थी। उसके पैरों में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था, लेकिन वो एक पल के लिए भी रुक नहीं रही थी क्योंकि उसे भागकर गांव से बाहर जाना था। और बस कुछ ही दूरी पर उसे सामने हाईवे नजर आ रहा था। हाईवे पर उसे कोई ना कोई गाड़ी या जीप जरूर मिल जाती जिससे वो यहाँ से बहुत दूर जा सकती थी। वो भागते हुए हाईवे की तरफ जा ही रही थी कि अचानक से उसके कदम रुक गए जब उसने अपने सामने एक गाड़ी रुकते हुए देखी और उस गाड़ी में से अंकित और उसके आदमी बाहर निकले। कसक लगातार भागे जा रही थी। उसके सामने ही हाईवे था जहाँ पर उसे कोई ना कोई बस या गाड़ी मिलने ही वाली थी। वो बस जल्द से जल्द उस हाईवे पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उस हाईवे के करीब पहुंची अचानक से उसके कदम रुक गए क्योंकि सामने कुछ गाड़ियां आकर रुक गई थी और उनमें से जो गाड़ी बिल्कुल आगे की तरफ थी उसमें से अंकित और उसके आदमी बाहर निकले। अंकित गुस्से से जलती हुई नजरों से उसे देख रहा था। कसक गहरी गहरी सांस ले रही थी। वो पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन जितना वो पीछे जाती अंकित उतना ही उसके करीब बढ़ रहा था और अंकित के आदमी भी उसके पीछे पीछे ही थे। अंकित कसक की तरफ देखते हुए बोला, तेरी पहली गलती जो तूने घर से बाहर कदम निकाली, तेरी दूसरी गलती जो तूने हमारे चेहरे पर कालिक पोत दी और तेरी तीसरी गलती जो तूने घर से भागने की कोशिश करी। तू तू क्या सोचे है, तू यहाँ से भागेगी और हम तन्ने जान देंगे? तन्ने जो गलती की है ना उसकी सजा तो तन्ने मिल के रहेगी और इब की सजा इसी इसी होगी कि आगे से तू कोई गलती करन लायक ही ना रहेगी। उसकी बात सुनकर कसक का दिल और भी ज्यादा सहम गया। वो तुरंत अपने हाथ जोड़कर अंकित की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो भाई, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं कभी यहाँ पर लौट कर नहीं आऊंगी। अंकित गुस्से से बोला, हमारे नाम की धज्जियां उड़ाकर हमारी इज्जत पर कलंक लगाकर तुझे लगता है मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा? अब जब तक तुझे मिट्टी में नहीं मिला दूं तब तक मैं खुद घर वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। तुझे कहीं जाने देने की बात ही अलग। उसकी बात सुनकर कसक समझ गई थी कि अब उसके साथ क्या होगा। अब तो उसे घर भी नहीं लेकर जाया जाएगा और ना ही उसे किसी की दुल्हन बनाया जाएगा, बल्कि उसे यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। उसने अपना कांपता हुआ हाथ अपने पेट पर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बहुत ज़्यादा तेजी से बह रहे थे। अंकित ने अपना कमर में दबाया हुआ रिवॉल्वर निकाला और उसे कशक की तरफ पॉइंट कर दिया। वो अभी भी अपने कदम कसक की तरफ बढ़ा रहा था। कशक रोती हुई बोली, माफ़ कर दीजिए ना भाई, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगी। वादा करती हूँ आपसे कि कभी आपको मेरा नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। आप तो मुझे मारना चाहते हैं ना, तो मुझे बिना मारे ही मुझे मरा हुआ समझ लीजिए। मैं कभी इस गांव में लौट कर नहीं आऊँगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाई, आपके पैर पड़ती हूँ। ये बोलते हुए वो घुटने के बल नीचे गिर गई और अपने हाथ जोड़कर अंकित के सामने अपने और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगी। वो अंकित के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अंकित की आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी। अचानक ही अंकित हंसा और बोला, तुझे पता है, तुझे मारने की ख्वाहिश तो मुझे कब से थी। चल आजा, तुझे एक सच बताता हूँ। तुझे क्या लगता है तेरे माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए थे? नहीं, उन्हें भी मैंने ही मारा था। उनका एक्सीडेंट मैंने करवाया था। जानना चाहेगी क्यों? उसकी बात सुनकर कशक एकदम हैरान रह गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंकित की तरफ देख रही थी। अंकित हंसते हुए बोला, कितनी बार कहा उसने कि जब मेरा बाप उनसे बड़ा है तो उनका हक जमीन पर कैसे हुआ?
सब सब कुछ सिर्फ मेरे बाप का है, लेकिन नहीं, तुम्हारे बाप को तो हक चाहिए था। वो अपना हिस्सा लेकर शहर जाना चाहता था, लेकिन देख, मैंने सीधा उसे स्वर्ग भेज दिया। अब वहां पर जाकर वो जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बनाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकित की बात सुनकर कसक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि वो एक्सीडेंट इत्तेफाक से नहीं, किसी की साजिशों के तहत हुआ था। कसक अब थोड़े गुस्से से अंकित की तरफ देख रही थी। अंकित ने वो रिवॉल्वर अब अपनी कमर में दोबारा दबाया और अगले ही पल उसने कसक के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। कसक दर्द से कराह उठी। अंकित उसके चेहरे पर झुका और बोला, वैसे तू बहन है मेरी, लेकिन अगर नहीं होती ना तो कसम से बता रहा हूँ, तुझे मरने तो नहीं देता, मैं अपने पास रख लेता। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो चुकी थी और उसकी नज़रों में अब कसक को भाई बहन जैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक झटके में अब अंकित ने कसक के बालों को छोड़ा और बोला, लेकिन प्रॉब्लम साला ये है कि तू बहन है मेरी। ये बोलकर उसने एक जोरदार थप्पड़ कसक के गाल पर जड़ दिया। कसक सीधा जमीन पर जा गिरी। उसका सर वहीं साइड में रखे हुए पत्थर पर लगा तो दर्द से उसकी चीख निकल गई और उसके सर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला छाने लगा। अंकित उसकी हालत देखकर हंसने लगा। उसके बाकी के आदमी भी अब उन दोनों को देख कर खड़े उन दोनों को घेर कर खड़े थे। कसक की हालत देखकर वहां पर सब हंस रहे थे। कसक नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके सिर पर जो चोट लगी है वो भी काफी ज्यादा भयंकर है और शायद यही चोट काफी है कसक को खत्म करने के लिए। अंकित का एक आदमी बोला, मुझे तो लगता है एक ही गोली में इसका काम हो गया, दूसरी गोली की तो जरूरत ही नहीं। अंकित हंसा और बोला, लेकिन अब जब जेब में घोड़ा रखा ही है तो क्यों ना थोड़ी घुड़सवारी भी कर ली जाए। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से वो रिवॉल्वर अपने हाथ में लिया और कसक की तरफ पॉइंट कर दिया। उसने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी और कसक की तरफ देखने लगा। वहीं कसक भी अपनी बंद होती होती आंखों से अंकित की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप की चिता जल रही थी, जिसे अग्नि भी अंकित ने दी थी, जो खुद उनकी मौत का जिम्मेदार था। अंकित ने ट्रिगर दबाया और अगले ही पल गोली सीधा कसक के सीने पर जा लगी। कसक हल्का सा ऊपर की तरफ उठी और फिर वापस नीचे जमीन पर गिर गई। अंकित तिरछा मुस्कुराया और बोला, बस अब तेरी वो बहन रह गई कसूरी, उसे भी बहुत ही जल्द अपने रास्ते से हटा दूंगा मैं, और फिर उसके पास सारी प्रॉपर्टी होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी। भाई तो वैसे भी यहाँ रहते नहीं हैं, उन्हें तो कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। ये बोलते हुए अंकित किसी शैतान की तरह हंसने लगा था और फिर उसने वो रिवॉल्वर वहीं कसक के पास नीचे ज़मीन पर फेंका। उसका लाइसेंस अंकित के नाम पर नहीं था, इसलिए उसने उसे वहीं पर फेंक दिया था ताकि किसी को पता ही ना चले कि कसक का खून किया किसने। अंकित हल्का सा कसक के ऊपर झुका और बोला, वैसे तो मैंने आज तक कुछ ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए, लेकिन आज एक काम अच्छा किया है, तुझे तेरे माँ बाप के पास भेज दिया। अब आराम से बैठकर उनके साथ मेरे बारे में बात करना। ये बोलकर वो ऊपर की तरफ उठा और तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके आदमी भी उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे। अभी अंकित कुछ ही कदम आगे आया था कि अचानक से ही किसी ने पीछे से उसके नाम की आवाज़ लगाई, अंकित भाई। वो आवाज़ सुनकर अंकित और उसके साथियों ने एकदम से पलटकर पीछे की तरफ देखा। सामने कसक खड़ी थी। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। एक तरफ उसके सर से खून बह रहा था तो दूसरी तरफ उसके सीने से, लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके अपने पैरों पर खड़ी थी। अगले ही पल अंकित की नज़र उसके दूसरे हाथ पर गई जहां पर उसने वो रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था और अब उसने अपने दोनों हाथों से उस कट्टे पर पकड़ बना दी। अंकित गुस्से से बोला, साली जिंदा रह गई तू। ये बोलकर वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए कसक ने सामने से ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी और एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां चला दी और सीधा अंकित के सीने पर आग आई। अंकित पीछे की तरफ हुआ और फिर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा। उसकी चीख वहां बहुत जोरों से गूंज गई। अंकित के सारे आदमी अंकित की तरफ हैरानी से देखने लगे, जो शायद मर चुका था। इतनी गोलियां लगने के बाद जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं था।
अब वो तुरंत कसक की तरफ बढ़े, लेकिन कसक ने जल्दी से रिवॉल्वर उनकी तरफ घुमाया और गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर मेरे पास भी आए ना तो गोली चला दूंगी, चुपचाप जाने दो मुझे यहाँ से। ये बोलते हुए वो खुद को आगे की तरफ बढ़ा रही थी। दर्द से उसकी जान निकल रही थी, लेकिन उसे किसी भी तरह यहाँ से भागना था। अपने बच्चे की जान बचानी थी। अपने माँ बाप की मौत का तो बदला उसने ले लिया था, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं मरने दे सकती थी। उसके हाथों में वो रिवॉल्वर देखकर अंकित के सारे आदमी पीछे होने लगे थे। अभी भी उस रिवॉल्वर में 2 गोलियां बाकी थी और कोई भी मरना नहीं चाहता था। कसक किसी तरह खुद को आगे की तरफ लेकर आई और फिर जोर से भागी। उसे भागते हुए देख अंकित के एक खास आदमी पिक्कू ने कुछ आदमियों को कसक का पीछा करने के लिए भेजा और कुछ अब अंकित को यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे ताकि उसकी जान बचाई जा सके। कुछ आदमी गाड़ी में बैठकर कसक के पीछे भागे और कुछ अंकित को संभालने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंकित को हाथ लगाया, अंकित का हाथ नीचे की तरफ लुढ़क गया। पिक्कू के होश उड़ गए। तो वहीं दूसरी तरफ कसक लगातार भागे जा रही थी। वो हाईवे के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और तभी उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर अंकित के आदमियों की गाड़ियां आ रही थी। उसने अपने कदम और भी ज़्यादा तेज किए और फिर अचानक से वो हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और एक गाड़ी ने उसे हवा में उड़ा दिया। वो गाड़ियां जो कसक का पीछा कर रही थी वो अब तुरंत रुक गईं। जिस तरह से कसक का एक्सीडेंट हुआ था उसका बचना पॉसिबल ही नहीं था और वो लोग अब वहाँ पर आगे आ भी नहीं सकते थे, इसलिए तुरंत पीछे की तरफ हटे और वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ कसक नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और एक रेंज रोवर हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी, ब्लैक कलर की। उस रेंज रोवर से ही कसक का एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी की बैक सीट पर बैठे शख्स ने तुरंत गाड़ी से बाहर की तरफ देखा। कसक पेट के बल गिरी हुई थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठा वारिश तुरंत बोला, क्या करना है बॉस? गाड़ी आगे बढ़ानी है या फिर देखना है? पीछे बैठा वो शख्स एकदम एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए कसक की तरफ देख रहा था। वो एकदम गहरी आवाज में बोला, जल्दी से लड़की को पीछे वाली सीट पर डालो। उसकी बात सुनकर वारिश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो शख्स कोई और नहीं, अहम वोहरा था। अहम वोहरा मतलब एवी। एवी तो किसी को अपने आसपास भी नहीं आने देता था, तो ऐसी हालत में किसी को अपने करीब आने आने देना तो बहुत ही ताज्जुब की बात थी, लेकिन उसे तो वो करना ही था जो एवी उसे करने के लिए बोल रहा था। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और अगले ही पल उसने कसक को अपनी गोद में उठाया और एवी के साथ बैक सीट पर डाल दिया। कसक का चेहरा सीधा एवी की गोद में आया। उसकी हालत देखकर वारिश तुरंत बोला, मुझे नहीं लगता बॉस ये लड़की बचेगी। एवी ने तिरछी नजरों से उसे देखा। अगले ही पल वारिस की नज़र कसक के सिर पर गई, जो एवी की गोद में था। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उसका सर वहां से हटा सके, लेकिन एवी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। वारिस हैरान हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। वो तुरंत गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। एवी ने अपनी गोद में रखे हुए कसक के चेहरे की तरफ देखा। गाड़ी में अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे उसकी धीरे धीरे चलती हुई धड़कनें महसूस हो रही थी। उसने एक नज़र सामने वारिस की तरफ देखा और बोला, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? वारिस ने तुरंत जवाब दिया, जी बॉस। ये बोलकर उसने तुरंत अपना फ़ोन लिया और उससे एक मैसेज किया। तकरीबन 20 मिनट में उसकी गाड़ी उस लोकेशन पर पहुंच गई थी जहां पर एवी का प्राइवेट जेट रेडी खड़ा था। एवी तुरंत गाड़ी से बाहर निकला। जैसे वो गाड़ी से बाहर आया, कसक का चेहरा उसकी गोद में गिर गया और सीट पर लुढ़क गया। एवी ने पलटकर सीट की तरफ देखा। कसक का चेहरा उसे आधा दिखाई दिया क्योंकि आधा सीट से चिपका हुआ था। अगले ही पल उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिया और प्राइवेट जेट में चला गया। बोरिस भी अपनी सीट से बाहर निकलकर तुरंत कसक की तरफ आया और उसने कसक को अपनी गोद में उठा लिया। कसक को लेकर वो भी एवी के पीछे पीछे आया। प्राइवेट जेट में डॉक्टर पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने कसक के ट्रीटमेंट के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। कुछ ही देर में उस प्राइवेट जेट ने उड़ान भर दी और आगे की तरफ ए भी बैठा था, जिसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। ना उसके चेहरे पर कोई गुस्सा था, ना फिक्र, ना मुस्कुराहट, ना तकलीफ। ऐसा लग रहा था जैसे एकदम इमोशनल लेस हो। और वहीं दूसरी तरफ पीछे कसक का ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर उसे बचाने की हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे। लेकिन कसक की धड़कनें जैसे अब जवाब देने लगी थी।
डॉक्टर को उसका ट्रीटमेंट करते हुए ही पता चला कि कसक प्रेग्नेंट थी और अब उसने अपना बच्चा खो दिया है। जिस बच्चे को बचाने के लिए कसक ने अपनी जान की बाजी लगा दी, आखिर वो उससे दूर जा चुका था। डॉक्टर ने कसक का ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया था और तकरीबन 6 से 7 घंटे उसे होश आने भी वाला नहीं था। तकरीबन 3 घंटे के अंदर ही प्राइवेट जेट मुंबई पहुंच चुका था और जैसे ही वो लोग मुंबई पहुंचे, एवी तुरंत जेट गाड़ी से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बारिश भी तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर आया और उसके आगे आकर बोला, वो बॉस, मुझे आपसे पूछना था कि उस लड़की का क्या करना है। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया। थोड़ा टाइम उसकी बात पूरी होते उससे पहले ही एवी ने अपनी पॉकेट में से सिगरेट की बॉक्स निकाली और फिर सिगरेट को अपने होठों में दबाया। वारिश ने तुरंत अपनी पॉकेट से लाइटर निकाला और उस सिगरेट को जला दिया। एवी सिगरेट की कस भर रहा था और वारिस उसकी जवाब का इंतजार कर रहा था। ईवी का प्राइवेट जेट मुंबई पहुंच चुका था और अब वो अपनी जेट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी वारिस उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बॉस, आपने मुझे बताया नहीं कि उस लड़की का क्या करना है। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट तो कर दिया, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया। उसे कहाँ पर लेकर जाना? उसका सवाल पूरा होता उससे पहले ही वो चुप हो गया था और एवी की तरफ देखने लगा था, जो सिगरेट के कस भर रहा था। एक गहरा कस लेने के बाद एवी धुआं ऊपर की तरफ छोड़ते हुए बोला, एक काम करो, उसे द डार्क विला ले चलो, लेकिन फ्रंट गेट से नहीं बल्कि बैक गेट से। बारिश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगर उसे कशक को द डार्क विला लेकर जाना था तो बैक गेट से क्यों, फ्रंट गेट से क्यों नहीं? लेकिन ये सवाल पूछने की हिम्मत उसकी नहीं थी। एबी अब तुरंत गाड़ी के अंदर आकर बैठा और कुछ देर बाद उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। वो कसक को अपने साथ नहीं लेकर गया था। कसक दूसरी गाड़ी में द डार्क विला जाने वाली थी। वहीं जैसे ही वारिश वापस जेट के अंदर आया, उसने कसक की तरफ देखा। कसक का चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उस पर काफ़ी निशान बने हुए थे। हालांकि डॉक्टर ने उसके घावों को ठीक कर दिया था, लेकिन उसके बदन पर खरोंचों के निशान अभी भी थे। एक पल के लिए वारिस भी कसक की तरफ देखता रह गया और फिर अगले ही पल उसने अपना सिर झटका। उसने तुरंत कसक को अपनी गोद में उठाया और बाहर की तरफ लेकर आया। उसे गाड़ी में डालकर उसने खुद बैक सीट पर जाकर उसका सिर अपनी गोद में रखा, क्योंकि उसके सिर पर काफ़ी चोट लगी थी और उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी डार्क विला के लिए निकल गई। द डार्क विला। एवी की गाड़ी विला के बाहर पार्किंग एरिया में आकर रुकी और एवी तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नज़र जुनून की पिक्चर पर गई, जो सामने ही टंगी हुई थी। वो एक पेंटिंग जैसी थी और तकरीबन पूरी दीवार को घेर रही थी। उसमें जुनून बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्माइल कर रही थी और उसका वो पोर्ट्रेट सिर्फ उसके चेहरे को कवर करता था। उस पिक्चर की तरफ देखते हुए एबी मुस्कुराया। जुनून कोई और नहीं, एबी की मॉम थी, जिससे एबी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वहीं इस वक्त न्यूयॉर्क में जुनून जुनून इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और उसके फ़ोन पर कुछ चल रहा था, कुछ कैमरा जैसा, जिससे उसे एवी के घर के अंदर एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे घर के अंदर आते हुए देख जुनून ने एक गहरी सांस ली। तभी एवी के डैड मिस्टर रहम वोबरा उफ आरवी, जो बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था, उसने अपनी आंखें खोली और जुनून की तरफ देखा। वो तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अब तो वो घर पहुंच गया ना, अब तो सो जाओ यार। क्यों अपनी और मेरी दोनों की नींद खराब कर रखी है तुमने? कैसी माँ हो यार तुम? अपने ही बेटे पर नज़र रखने के लिए तुमने कैमरा लगवाया हुआ है। जुनून मुंह बनाते हुए बोली, अब आप तो मुझे उसके पास जाने नहीं देते। मुझे यहाँ न्यूयॉर्क लाकर पटक दिया और मेरा एवी वहाँ पर अकेला है। अब उस पर नज़र तो मुझे रखनी पड़ेगी ना। आप रुको 1 मिनट, मैं सर्वेंट को कॉल करती हूँ, उसके लिए डिनर लेकर जाएगी। ये बोलती हुई अब उसने साइड में रखा हुआ दूसरा फ़ोन उठाया और उससे इंडिया कॉल किया। इंडिया में सर्वेंट जुनून के कॉल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने फ़ोन पर जुनून का फ़ोन देखा, उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से जुनून की आवाज़ आई,
जल्दी से एवी के लिए खाना लेकर जाओ, और हाँ, उसका फेवरेट खाना लेकर जाना, ऐसे ही कुछ मत लेकर चले जाना। और जब तक वो खाना नहीं खा ले तब तक उसके कमरे के बाहर ही मंडराती रहना, और अगर उसने खाना नहीं खाया ना तो कल सुबह अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहां से भाग जाना, वरना पटक पटक कर मारूंगी। उसकी धमकी सुनकर वो सर्वेंट एकदम से डर से कांप उठी, और वहीं आरवी की हंसी छूट गई। जुनून एवी की मॉम थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसकी बड़ी बहन हो। वो खुद किसी भी एंगल से मॉम तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। वो सर्वेंट जल्दी से बोला, ठीक है बड़ी मालकिन, मैं अभी जाती हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत फ़ोन रखा और किचन की तरफ भाग गई। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे आगे कुआं पीछे खाई। अगर खाना लेकर जाएगी तो एवी उसे पटक कर मारेगा, और अगर नहीं लेकर जाएगी तो जुनून उसे नहीं छोड़ेगी। किसी तरह उसने एवी के लिए खाना ट्रे में लगाया, और फिर जल्दी से अपने हाथों में ट्रे लेकर एवी के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई, कम इन। वो सर्वेंट थोड़ा अंदर की तरफ आई। उसके हाथ कांप रहे थे। एवी, जो इस वक्त अपनी शर्ट उतार चुका था, वो सिर्फ पैंट में खड़ा था। उस सर्वेंट की नज़र अब उसकी तरफ गई तो उसके कांपते हाथ और भी ज़्यादा कांपने लगे। एवी उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझसे इतना डरती क्यों हो तुम? वो सरमेंड ने अपने आसपास देखा और हैरानी से बोली, आपने ये सवाल मुझसे पूछा है क्या? एवी व्यंग से पूछा, नहीं, तुम्हारे साथ खड़ी चुड़ैल से। उस सर्वेंट की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, क्या मेरे साथ चुड़ैल खड़ी है? एवी जल्दी से बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दी क्या? देखो, बिल्कुल तुम्हारे लेफ्ट साइड में, कैसे घूर घूर कर तुम्हें देख रही है। जैसे ही उसने कहा, उस सर्वेंट ने तुरंत वो ट्रे नीचे छोड़ी और भागते हुए बोली, अब तो बेशक से आप दोनों मुझे पटक पटक कर मारो, लेकिन मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर वो तुरंत भागते हुए बाहर की तरफ चली गई, और उसे यूं भागते हुए देख एवी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अब वो सामने बेड की तरफ आया, और बेड पर आते ही उसने अपनी पीठ बेड रेस्ट से लगाई और फिर अपना फ़ोन अपने हाथ में उठा लिया। उसकी नज़र अपनी फ़ोन पर टिकी थी, जैसे उसे पता था कि उस पर अब कोई कॉल आने वाला है। अभी सिर्फ 3-4 सेकंड ही हुए थे कि उस पर जुनून का कॉल आया। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर जुनून का कॉल रिसीव किया। सामने से जुनून की आवाज़ आई, तुमने एक बार फिर से सर्वेंट को भगा दिया। एवी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, भगा तो दिया, लेकिन आपको कैसे पता? अभी तो उसे गए पूरे 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। इतनी जल्दी न्यूज़ आप तक पहुंच भी गई। कहीं आपने मेरे पीछे अपने जासूस तो नहीं छोड़ रखे? कहीं आपने कोई कैमरा तो नहीं लगवा रखा? उसकी बात सुनकर जुनून की होश उड़ गए। वो तुरंत बोली, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं भला अपनी ही बेटी पर नज़र रखने के लिए कैमरा क्यों लगाऊंगी? मैंने कोई कैमरा नहीं लगाया, और अपनी पोर्ट्रेट के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। एवी की मुस्कुराहट उसकी बात पर और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो तुरंत बोला, आप यही चाहती है ना कि मैं खाना खा लूँ? तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने खाना खा लिया है। आज मैं पार्टी पर गया था जहाँ पर मुझे एक लड़की मिली। उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। जुनून तुरंत खुश होते हुए बोली, सच में? तुम किसी लड़की से मिले थे? तुमने किसी लड़की के हाथों से खाना खाया है? अच्छा, कैसी थी वो लड़की? खूबसूरत थी क्या? संस्कारी थी क्या? काफ़ी समझदार थी? हाँ, समझदार तो होगी। अगर उसने तुम्हें खाना खिला दिया तो समझदार तो वो बहुत होगी। अच्छा, मुझे उसका नंबर। उसकी बात पूरी होते उससे पहले ही आरवी ने उसके हाथों से फ़ोन लिया और डिस्कनेक्ट कर दिया। जुनून ने मायूसी भरे चेहरे से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या है? आपको पता है, वो मुझे किसी लड़की के बारे में बता रहा था। आरवी उसकी बात सुनते हुए हंसा और बोला, तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ क्या है? कि मैं दो पागलों को एक दूसरे को पागल बनाते हुए देखता हूँ। उसे पता है कि तुम उस पर नज़र रखती हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे सामने नौटंकी करता है, जैसे उसे कुछ पता नहीं, और तुम उस पर नज़र रखती हो ये जानते हुए कि वो कभी तुम्हारी नज़रों में नहीं आएगा। वो तुम्हारे सामने ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हें उस पर जरा सा भी शक हो, लेकिन फिर भी तुम बेवकूफ़ों की तरह घंटों कैमरों के सामने बैठी रहती हो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे सामने रात के 11 बजे से पहले घर आ गया तो 11 बजे के बाद वो कभी घर से बाहर नहीं निकलेगा? ओह गॉड!
जानम, तुम इतनी तो बेवकूफ़ नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर जुनून मायूसी से उसकी तरफ देख रही थी। वो तुरंत बोली, मतलब एवी मुझे बेवकूफ़ बनाता है? आरवी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, इसलिए तुम्हें जरा सा भी हर्ट नहीं करना चाहता। इसलिए वो तुम्हारे सामने बिल्कुल वैसा रहता है जैसे तुम उसे देखना चाहती हो। लेकिन रियलिटी तुम भी जानती हो कि जो लड़का तुम्हारे सामने बिना बात के मुस्कुराता है, दुनिया वालों ने आज तक उसकी एक हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं देखी होगी। देखा होगा तो सिर्फ उसका गुस्सा और उसकी बेरहमी। उसकी बात सुनते हुए जुनून बस एक एकटक उसकी तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ द डार्क विला में बैक गेट से एक शख्स बाहर निकला जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। उसके हाथों में एक गन थी जिसे वो लोड कर रहा था, और वो गन अब उसने अपनी कमर में दबा लिया और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वो शख्स कोई और नहीं, एबी था। उसकी गाड़ी वहां से बाहर निकलते ही अब एक गाड़ी वहां अंदर की तरफ आई जिसमें बैक सीट पर कसक बैठी हुई थी। बारिश ने कसक को अपनी गोद में उठाया और उसे अंदर की तरफ ले आया। वहीं एवी इस वक्त सामने की तरफ देखते हुए ड्राइव ड्राइव कर रहा था। उसने अपनी पॉकेट में अपना फ़ोन निकाला और उस पर एक लोकेशन चेक करने लगा। कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं एक खाली फैक्ट्री जहां पर एक आदमी खड़ा था और अपने सामने किंग साइज चेयर पर बैठे हुए एक शख्स की तरफ देख रहा था। वो शख्स इवान था, जो कि रूस से बिलोंग्स करता था और कुछ ही वक्त पहले जो इंडिया आकर रहने लगा था। वो एवी का सबसे बड़ा राइवल था। उसके सामने खड़ा आदमी उसका आदमी विक्की इवान की तरफ देखते हुए बोला, मैंने अपने कानों से सुना है बॉस, जिस डायमंड की तलाश आपको कब से है, उन डायमंड की डील कल होटल ताज में होने वाली है। एवी उस एवी उन डायमंड को खरीदने वाला है। मैंने सुना है कोई विल्सन नाम का आदमी है जिसके पास फिलहाल वो डायमंड है, और वो रूस का ही है। आप तो उसे जानते ही होंगे ना? विल्सन का नाम सुनकर इवान सोच में पड़ गया था। इवान अब हंसा और बोला, वैसे काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। बहुत दिमाग चलता है ना उन दोनों बाप बेटे का। लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं चला कब उसका वफादार मेरे टुकड़ों पर बिक गया, और उसकी सारी खबरें वो अब मुझ तक पहुंचा रहा है। विक्की हंसा और बोला, बेशक से मैं उन दोनों का वफादार था, लेकिन आजकल तो मुझ पर आपकी ही मेहरबानी हो रही है बॉस। तो मैं तो जो अपने कानों से सुनूंगा वो आपको बताऊंगा ही। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक ही उसे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियां महसूस हुई। धीरे धीरे उसकी गर्दन जकड़ने लगी और सामने बैठा इवान एकदम से हैरान रह गया। विकी की गर्दन किसी के हाथों में नहीं बल्कि एवी के हाथों में थी, और एवी की नीली आंखों इस वक्त इवान पर टिकी हुई थी। इवान तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, तुम 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 यहाँ? एवी उसकी तरफ देख कर मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए नहीं आया अभी, पर तुम्हारे साथ भी बहुत सारे खेल खेलने बाकी हैं, इसलिए तुम्हें नहीं मारूंगा। मारना तो मुझे इसे भी नहीं, बस इसके कानों को सजा देनी है जिसने मेरी बातें सुनी। ये बोलते हुए उसकी नज़र अब विकी पर आ चुकी थी। वहीं विकी डर से कांपते हुए बोला, सॉरी सॉरी बॉस। उसके मुंह से सॉरी सुनकर ये भी हंसा और बोला, कुत्तों में भी इतना ज़मीर होता है कि काटने के बाद वो माफ़ी नहीं मांगते, पर तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं। होगा भी कैसे? कुत्तों के टुकड़े पर ही तो तुम्हारा ईमान बिक गया। ये बोलते हुए उसने इवान की तरफ देखा। इवान गुस्से से तिल मिला उठा। एवी ने इनडायरेक्टली उसे ही कुत्ता कहा था। इवान के आदमी तुरंत एवी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इवान ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। एवी एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, क्या हुआ? रोक क्यों दिया? उनकी बॉडी में शायद खुजली हो रही होगी। अगर ये लोग चाहते हैं तो मैं इलाज कर सकता हूँ। इवान ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से उसे घूरता रहा। अब एवी उसकी तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, काटना तो दूर, तुम तो डर भी नहीं रहे। डर से फट गई क्या? तुम्हारे साथ तो अभी फिलहाल मैं कोई पंगा लेना भी नहीं चाहता, बस इसके लिए यहाँ पर आया हूँ, इसका काम तमाम कर दूँ। ये बोलकर अब उसने वापस विकी की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी गर्दन को जोर से दबोचते हुए उसके सिर को सीधा सामने रखे हुए टेबल पर जोर से पटक दिया। विक्की की दर्द से चीख निकल गई।
अगले ही पल एबी ने अपनी कमर से गन निकाली और उसके माथे पर नहीं बल्कि उसके सीने पर बल्कि उसके कान पर रखी। अब जब गलती कान ने की थी तो सजा किसी और चीज को कैसे दी जा सकती थी। विकी दर्द से तड़पने लगा क्योंकि जिस तरह से एबी ने उसे गर्दन को पकड़ा हुआ था, उसकी सांस भी रुकने लगी थी। और अगले ही पल अब एबी ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखकर ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा विकी के कान में जाकर धंस गई और अगले ही पल वहां खून के फवारा छोड़ गया। विकी के कान वाला हिस्सा पूरा फट चुका था। मांस बाहर की तरफ उखड़ कर लगी थी। उसे देखते हुए एबी के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। अब उसने विकी की गर्दन से अपना हाथ हटाया तो विकी पीछे की तरफ गिरा और टेबल पर वो गोली टक की आवाज़ से गिरी जो विकी के कान से आर पार हुई थी। एबी के चेहरे पर वो डेविल एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए। एवी की गाड़ी विला के बैक गेट की तरफ से अंदर एंटर हुई और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर विला के अंदर आया। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहाँ से उसे किसी की पायल का शोर सुनाई दे रहा था। वो शोर सुनकर एवी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत दबे पांव आगे की तरफ आया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो पायल का शोर बढ़ता जा रहा था। इस वक्त एवी के दिमाग में दूर दूर तक कसक का ख्याल नहीं था क्योंकि उसे तो लग रहा था कि कसक अभी तक बेहोश होगी। वहीं जैसे ही वो उस रूम की तरफ आया जहां पर कसक थी और पायल का शोर भी उसी रूम से आ रहा था, अंदर एंटर होते ही किसी ने जोर से उसके सिर पर रॉड मारी और एबी का चेहरा गुस्से से कांप उठा। एक बार उसने सिर पर रॉड एक बार उसके सिर पर रॉड लगी और उसने खुद को तुरंत पीछे की तरफ किया। कसक जैसे ही उसके सिर पर दोबारा रॉड मारने वाली हुई, एबी ने अब उस रॉड को पकड़ लिया और अगले ही पल कसक की कलाई को जोर से पकड़ा और उसे घुमाकर दीवार से लगा दिया। कसक का चेहरा दीवार से लगा हुआ था और एबी ने पीछे से उसकी कलाई को पकड़ा हुआ था और उसकी गर्दन पर झुका हुआ था। कसक दर्द से तड़प उठी। उसकी हालत पहले ही बहुत ज़्यादा खराब थी और ऊपर से जिस तरह से एवी ने उसे पकड़ा हुआ था उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। अभी कुछ देर पहले ही कसक को होश आया था लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो। पट्टी उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। जो गोली उसके सीने पर लगी थी वो ज़्यादा गहरी नहीं थी पर फिर भी वहाँ पर भी उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि कहीं अंकित के आदमियों ने तो उसे यहाँ पर पकड़कर कैद नहीं कर रखा तो वो यहाँ से भागकर जाना चाहती थी। उसकी गहरी गहरी सांस उस पूरे कमरे में गूंज रही थी और अब एबी उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एबी पर इस वक्त इस तरह से वार करने की? तुमने क्या सोचकर इस रॉड को मेरे सिर पर मारा? कसक दर्द से तड़पते हुए बोली, छोड़ो मुझे 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 दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एवी एकदम एक्सप्रेशन लेस और गहरी आवाज़ में बोला, अपने दर्द की फिक्र तुम्हें मेरे सामने अपने हाथ चलाने से पहले करना चाहिए था। अब तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। ये बोलकर उसने तुरंत कसक के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उन्हें खींचते हुए उसे अपने सामने किया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था लेकिन सामने खिड़की खुली थी जहां से कसक भागने का सोच रही थी। लेकिन जब उसने बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी तो वो तुरंत दरवाजे की तरफ आ गई थी और इंतजार कर रही थी कि जो इंसान घर में घूम रहा है वो उस कमरे में आए और वो उसे ठिकाने लगाने के बाद ही वहां से भागी। चांद की रोशनी कसक और एवी दोनों के चेहरे पर गिर रही थी और दोनों की गर्म सांसें आपस में उलझ रही थी। अभी भी एवी ने कसक को उसके बालों से पकड़ा हुआ था और अब अचानक ही उसकी नज़र कसक के सिर पर गई जहां पर उसके सर से खून एक बार फिर से रिसने लगा था। उसके सिर पर डॉक्टर ने पट्टी बांधी हुई थी लेकिन जब एवी ने कसक को दीवार से लगाया तो उसके सिर पर एक बार फिर से चोट लग गई और खून बहने लगा। एवी ने गौर से कसक के चेहरे को देखा और फिर दांत पीसते हुए बोला, जब खुद सांस लेने की भी हिम्मत ना हो ना तो दूसरों पर उंगली भी नहीं उठानी चाहिए, हाथ उठाना तो दूर की बात। कसक की आंखों से आंसू बहने लगे। अब एवी ने एक झटके से उसे छोड़ा और अगले ही पल उसने रूम की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही रूम की लाइट ऑन हुई कसक ने तुरंत अपना हाथ अपने चेहरे के आगे कर लिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया।
वो लाइट इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसकी सांसें हद से ज़्यादा गहरी चल रही थी और सीने में आया हुआ तूफान ऊपर तक उठ रहा था। एवी की नज़रें उस पर टिकी हुई थी और अब कसक ने भी अपने चेहरे से अपना हाथ हटाए और एबी की तरफ देखने लगी। उन दोनों की नज़र आपस में मिली और अगले ही पल अब एवी की नज़र एक बार फिर से कसक के सिर पर गई। कसक उसकी तरफ देखती हुई बोली, तुम कौन हो? एबी व्यंग से मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम इस दुनिया की नहीं हो जो मुझे नहीं जानती। कसक अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, क्यों? कहीं कि प्राइम मिनिस्टर हो क्या तुम? तुम्हारी हरकतें तो प्राइम मिनिस्टर वाली नहीं लगती, किसी चोर चक्के वाली लगती है। जिस तरह के कपड़े पहने हुए हो, लगता है लोगों के घरों में रात को चोरी करने जाते हो। उसकी बात सुनकर एबी मुस्कुराया और बोला, मुझे चोरी करने के लिए रात को किसी के घर जाने की जरूरत नहीं। एबी में इतना दम है कि सामने वाला उस पर नजरें टिकाकर बैठा हो, फिर भी एबी एक पल में सामने वाले की सबसे कीमती और सबसे अजीज चीज चुरा ले। कसक व्यंग से बोली, मतलब पक्के चोर हो? एवी के चेहरे पर फिलहाल कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं थे। वो कसक के करीब आया और अगले ही पल उसने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। कसक दर्द से तड़प उठी। एबी उसकी तरफ देखते हुए बोला, बैठो यहाँ पर। ये बोलकर अब उसने बेड की तरफ इशारा किया। कसक तुरंत बोली, मुझे नहीं बैठना, मुझे यहाँ से जाना है। एवी उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, इस टूटी फूटी हालत में 2 कदम चलोगी तो नीचे जमीन पर गिर जाओगी। मैंने तो तुम्हें फिर भी उठा लिया। यहाँ पर उठाने वाले कम और तुम्हें इस्तेमाल कर जमीन में जिंदा दफनाने वाले ज़्यादा मिलेंगे। कसक झट से बोली, मतलब खुद को ज़्यादा ही अच्छा समझते हो तुम? तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? एवी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मतलब तुम्हें हॉस्पिटल का वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए? कसक बिना किसी एक्सप्रेशन की बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही अब एवी ने उसकी होठों पर अपनी उंगली रख दी। वो गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, अब अगर जुबान चलाई तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी ये जुबान तुम्हारे मुंह से अलग करने में। मैं इतनी बकबक किसी की नहीं सुनता जितनी तुम्हारी सुन ली। तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ तो तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आया, पर अब लगता है गलती कर दी मैंने। अफसोस हो रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं, जो मैंने गलती की है बस मैं सिर्फ उसे सुधारूंगा। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हटा और तुरंत सामने कैबिनेट की तरफ गया जहाँ पर मेडिकल बॉक्स रखा था। वो मेडिकल बॉक्स काफ़ी बड़ा था और उसमें सर्जरी करने तक का सामान रखा था। उस मेडिकल बॉक्स को देखकर कसक हैरान थी। एवी ने वो मेडिकल बॉक्स साइड में रखा और पहले कसक के सिर पर बंधी हुई पट्टी उतारने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ कसक की तरफ बढ़ाया, कसक तुरंत पीछे हो गई। एवी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें टच करने के लिए। मरे नहीं जा रहा मैं। तुम जैसी ना कितनी एवी के आगे पीछे घूमती है, बट एवी डोंट गिव अ डम। इसलिए किसी गलत फहमी में मत रहना। ये बोलकर अब वो एक बार फिर से उसके करीब हुआ और इस बार उसके पीछे हटने के बावजूद भी एवी ने उसके सर से वो पट्टी उतारकर साइड में रख दी। कसक की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसकी आंखों के सामने तन्मय का चेहरा घूम रहा था और अपने पेट पर हाथ रख वो बस यही सोच रही थी कि बेशक से और कोई उसके साथ ना हो, लेकिन उसका बेबी तो उसके साथ है ना। वो इस बच्चे के साथ अब बहुत दूर चली जाएगी, किसी ऐसी दुनिया में जहाँ पर उसके घर वाले कभी उसे ढूंढ ना पाए। वहीं अंकित की कई बातें उसके दिमाग पर बहुत बड़ा प्रेशर डाल रही थी। ये जानना कि अंकित ने ही उसके माँ बाप की जान ली है, उसे खुद से नफरत हो रही थी कि वो कितने दिन से अपने माँ बाप के हत्यारे के साथ रह रही थी। अपनी ही सोचों में गुम कसक को पता नहीं चला कि कब एवी ने उसके सिर पर दोबारा पट्टी बांध दी और उसके जख्म को पूरी तरह से साफ कर दिया। वो जब पीछे की तरफ हटा तो कसक एकदम से होश में आई। एवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें जहाँ जाना है बेशक से जाओ, मर भी जाओगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे सिर पर मेरी वजह से चोट लगी थी जिस पर मैंने मरहम लगा दी। अब इससे ज़्यादा ठेका नहीं लिया तुम्हारा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये बोलते हुए उसका लहजा बहुत ही ज़्यादा सख्त था और उसका वो लहजा देखकर कसक व्यंग से मुस्कुराई।
वो अपनी जगह से उठी और बोली, मरहम लगाने से लोगों के जख्म पर दवाइयाँ लग जाती हैं, लेकिन जिस तरह के शब्द तुम इस्तेमाल करते हो ना, वो किसी को दोबारा जख्म देने के लिए काफ़ी है। काश तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ढंग से बोलना सिखाया होता। अभी वो बोल ही रही थी कि एवी ने तुरंत एकदम से कसक का हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई को मरोड़ कर उसकी पीठ से लगा दिया। कसक दर्द से तड़प उठी और उसकी चीख निकल गई। वो बुरी तरह से कांप रही थी। एवी उसके चेहरे पर हल्का सा झुका और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे मॉम डैड पर जाने की? हिम्मत भी कैसी हुई उनका नाम अपनी घटिया जुबान से लेने की? कसक की आंखों से आंसू बह निकले थे। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ मुझे। एवी गुस्से से गहरी सांस लेते हुए बोला, ये मेरी मॉम के अच्छे संस्कार हैं मुझ में, जो मैं तुम्हें सड़क से उठाकर अपने साथ ले आया। वरना जिस तरह का इंसान मैं खुद हूं ना, मैं एक बार तुम्हें अपनी गाड़ी से हिट करने के बाद दोबारा अपनी गाड़ी पीछे नहीं करता और उससे तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाता। समझ में आया तुम्हें? कसक उसकी तरफ देखती रह गई। एवी ने एक झटके से उसे छोड़ा, फिर तुरंत रूम से बाहर निकल गया। कसक को भी अब अपनी गलती रियलाइज हो रही थी कि उसे एवी के मॉम डैड को बीच में नहीं लाना चाहिए था। एवी उसके साथ जिस तरह से सलूक कर रहा है, वो उसकी खुद की पर्सनैलिटी है। उसके मॉम डैड की क्या गलती है? लेकिन अब तो एवी वहां से जा चुका था। कसक ने अपने आंसू साफ किए और वो भी रूम से बाहर निकली। वो जैसे ही बाहर दरवाजे पर आई, अचानक से ही जोरों से बारिश होने लगी। कसक ने सामने की तरफ देखा, जहां पर पूरा गार्डन भी पानी से भरने लगा था। बारिश इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसमें बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं था। कसक ने एक बार फिर से अपने पेट पर अपना हाथ रखा। वो उस जगह पर रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने बेबी के लिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसका मिसकैरेज हो गया था, लेकिन अभी तक उसे उस तरह से ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हुई थी जिससे कि उसे अपने मिसकैरेज का पता चले। ये अब कुदरत का इत्तेफाक था या फिर आने वाले तूफान का अंदेशा, कुछ कहा नहीं जा सकता था। वो वहीं साइड में बने हुए सेल्डर की तरफ चली गई और बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। वहीं ये भी अपने रूम में आ चुका था और बालकनी में खड़ा सामने की तरफ देख रहा था, जहां कसक उस सेल्डर के नीचे खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने कंधों पर रखे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे ठंड लग रही है, क्योंकि वो पूरा सेल्डर ओपन था। तो पानी की कुछ 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 बूंदें हवा के तेज झरोकों की वजह से अंदर की तरफ भी आ रही थी। कसक वहीं सामने वुडन सोफे पर बैठी और खुद को किसी तरह संभालने की कोशिश करने लगी। दर्द से अभी भी उसकी जान निकल रही थी। वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि उसके लिए अपनी जगह पर खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं था। वो अब चुपचाप सोफे पर लेट गई। धीरे धीरे वो कांपने लगी थी। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था। होंठ थर थराने लगे थे और ठंड और दर्द से उसकी हालत बुरी होने लगी थी। देखते देखते वो एकदम से बेहोश हो गई। एवी को लगा शायद वो सो गई, तो वो भी अपने रूम में वापस आ गया था। अंदर जाकर उसने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकी और बेड पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। 2-3 सिगरेट लगातार पीने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर पीछे हेड रेस्ट पर टिका लिया। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और फिर अचानक ही कसक का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। जिस तरह से एवी ने लाइट ऑन की थी और कसक ने अपने हाथ अपने चेहरे के सामने कर लिए थे, और फिर धीरे धीरे जब उसने अपने हाथों को अपने चेहरे से हटाया, वो नज़ारा एवी की आंखों के सामने एक बार फिर से चलने लगा था। एवी को अपनी धड़कन अचानक से तेज होती हुई महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और अपना सिर झटक दिया। वो तुरंत बोला, व्हाट द हेल दिस इज? मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? आई डोंट केयर अबाउट हर। ये बोल कर एक बार फिर से उसने सिगरेट जला ली थी। उस सिगरेट के ख़त्म होने के बाद वो वापस बालकनी की तरफ आया। उसने दोबारा सेल्डर की तरफ देखा तो कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। जिस तरह से कसक सोफे पर लेटी हुई थी, उसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही थी। एवी रूम से बाहर निकला और बाहर गार्डन एरिया की तरफ आया। इस वक्त उसने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी और अपर से वो शर्टलेस था, जिससे वो एकदम हॉट लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बारिश की बूंदें भी उसके ऊपर गिरकर जल रही हो। उसके कदम कसक की तरफ बढ़ रहे थे और जैसे जैसे वो कसक के करीब जा रहा था,
उसकी नज़रें कसक पर गहरी होती जा रही थी। जब वो कसक के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तो मरे जा रही थी यहाँ से बाहर जाने के लिए, तो अब क्या हुआ? बारिश से डर लग रहा है या फिर इरादे बदल गए? अपना सवाल पूरा होने के बाद अब एवी कसक के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन कसक बेहोश थी। उसे तो एवी का सवाल सुनाई ही नहीं दिया, जवाब देना तो दूर की बात। वहीं एवी की नज़रें उसे चुप देखकर उस पर और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई। वो उसके और भी ज़्यादा करीब आया। तो दोस्तों, आगे क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिएगा, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। कैसी लग रही है हमारी ये कहानी, ये भी ज़रूर बताएं कमेंट करके। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।